घड़ी की सुइयां रात के 12 बजा रही थीं। अचानक राजेश की आंख खुली। कानों में माँ के खांसने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। राजेश का मन हुआ एक बार जाकर माँ को देख आए। जैसे ही उठकर जाने को हुआ, हाथ से टकराकर फूलदान नीचे गिर गया। क्या हुआ? कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? फूलदान गिरने की आवाज से पत्नी नीता की आंख खुल गई। कुछ नहीं, माँ को देखकर आता हूँ। इतनी रात को भी खांसने की आवाज आ रही है। ये माझी भी ना पूरा दिन बिस्तर तोड़ती रहती हैं और रात को खास खास कर सबकी नींद खराब करती हैं। इतनी सर्दी में कहाँ जाओगे? अभी सुबह देख लेना, कहकर नीता सो गई। राजेश भी उसकी बात से सहमत हो सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही देर में उसे नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। अब सब सो रहे थे, बस एक माँ ही जाग रही थी। खांसी के मारे उसका बुरा हाल था। सुबह के 9 बज रहे थे। राजेश ऑफिस जाने के लिए निकलने ही वाला था, तभी नौकर राजू ने आकर कहा, साहब माँ जी आपको बुला रही हैं। नाश्ता भी नहीं कर रही, कह रही हैं अपने साहब को बुलाओ, वो आएगा तब ही नाश्ता करूंगी। ये माँ भी ना बोल खींच उठा। गुस्सा करते हुए माँ के कमरे में पहुंचा। माँ के खांसी अभी भी जारी थी। उसे देखते ही झुर्रियों से भरे हाथों को उसकी ओर बढ़ाते हुए अपने पास आने का इशारा करने लगी। क्या है माँ? मेरे पास बैठने का समय नहीं, ऑफिस जाने के में देर हो रही है, जल्दी बोलो क्यों बुलाया मुझे? बेटा बहुत सर्दी बढ़ गई है, तुझे तो पता है, मुझे दमे की शिकायत है। ये रजाई तेरे बाबूजी के जमाने की है, पुरानी हो गई है, इसमें मुझे ठंड लगती है। बेटा एक नई रजाई ला दे। राजेश ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि पीछे से नीता का स्वर्ग सुनाई दिया। वाह वाह, नई रजाई ला दो? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? इस महीने कितना खर्चा हो गया है और ऊपर से आपको नई रजाई चाहिए। अगर इतनी ही जरूरत है रजाई की तो जो खजाना आपने अपने बक्से में छुपा रखा है उसी से खरीद लाएं, कहकर वो बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। राजेश बोला, माँ इस महीने काफी खर्च हो चुका है, अगले महीने देखता हूँ कुछ हो पाए तो। अगर जल्दी है तो आपके बक्से में जो जमा धन है उसी में से कुछ पैसे दे दो, मैं ले आऊंगा, कहकर वो कमरे से निकल गया। माँ बेचारी अपना सा मुंह लेकर पुरानी सी रजाई में गठरी सी बनी सो गई। रमाकांत जी और उनकी पत्नी सुशीला का विवाह हुए 10 साल हो चुके थे, लेकिन अभी सुशीला की गोद खाली थी। हर तरीके का इलाज, विरत, मन्नत सब कुछ करने के बाद ईश्वर की कृपा हुई और 10 साल बाद भगवान ने उन्हें एक बेटा दिया। बच्चे के आने के बाद दोनों पति पत्नी का जीवन खुशियों से भर गया। रमाकांत जी गांव के स्कूल में अध्यापक थे। स्कूल भी दानदाताओं द्वारा खोला गया था। उनकी आमदनी कम ही थी, फिर भी दोनों पति पत्नी खुद कम खर्चा करके लेकिन बेटे की सुख सुविधा में कोई कमी नहीं रखते। बेटा जिसका नाम उन्होंने राजेश रखा था, पढ़ने में बड़ा होशियार निकला। उसकी सफलता देखकर दोनों पति पत्नी फूले नहीं समाते थे। 12वीं कक्षा अच्छे अंक लाने के बाद राजेश का इंजीनियरिंग के लिए चयन हो गया और पढ़ाई के लिए शहर चला गया। रमाकांत जी ने उसकी पढ़ाई के खर्च में कोई कमी नहीं आने दी, बल्कि पति पत्नी दोनों ने कागज के लिफाफे बनाने का काम शुरू भी कर दिया ताकि कमाई का जरिया और बढ़ जाए। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। राजेश अब इंजीनियर बन चुका था और शहर में उसकी अच्छी नौकरी भी लग चुकी थी, लेकिन उसका मन अब गांव में नहीं लगता था। जब भी आता 2-3 दिन में ही बहाना बनाकर वापस लौट जाता। माता पिता का मन बहुत दुखता कि बेटे के साथ वक्त नहीं बिता पाते, लेकिन शायद उसे छुट्टी नहीं मिलती, ये सोचकर मन को मना लेते। राजेश आता भले ही कम, लेकिन हर महीने पैसे जरूर भेजता। जब भी उसका मनी ऑर्डर आता, रमाकांत जी का सीना गर्व से फूल जाता। सुशीला और रमाकांत जी अब राजेश के विवाह के लिए लड़की ढूंढने लगे। इसी बीच एक दिन अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के घर आ गया, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं आया था, साथ में एक लड़की भी थी। सुशीला और रमाकांत जी दोनों कुछ बोलते उससे पहले ही राजेश बोला, माँ बाबूजी, ये नीता है, मेरे साथ ही पढ़ती थी, हम नौकरी भी एक साथ करते हैं। मैं और नीता एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करने का फैसला कर चुके हैं। नीता के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर है।
बस आप लोगों की सहमति लेने आए हैं। दोनों पति पत्नी हैरान से एक दूसरे को देख रहे थे। बेटा, तुम दोनों सफर करके आए हो, पहले आराम कर लो, फिर बात करते हैं, कहकर सुशीला जी चाय बनाने चली गईं। रमाकांत जी भी उनके पीछे हो लिए। थोड़ी ही देर बाद उन्होंने राजेश को आवाज लगाई, बेटा जरा आना। राजेश उठकर गया। कौन है ये लड़की? जात क्या है इसकी? अचानक कैसे इसे अपनी बहू बना लें? सुशीला जी बोली, माँ ये भी हमारी तरह साधारण परिवार से है। पिछले 7 सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं। ये क्या काफी नहीं है? रही बात जात की, तो वो हमारी जात की नहीं है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने फैसला कर लिया है, नीता ही मेरी जीवन संगिनी बनेगी। माँ बाप दोनों समझ गए कि बेटा मानने वाला नहीं है। दोनों ने बेमन से रजामंदी दे दी। शहर में बेटे की शादी धूमधाम से करा दी गई। शादी के 2 दिन बाद ही रमाकांत जी और सुशीला दोनों गांव वापस आ गए। उनका मन नहीं लगा वहाँ। कुछ ही महीनों में रमाकांत जी रिटायर हो गए। अनुदान से चल रहे स्कूल में पेंशन का कोई प्रावधान नहीं था। दोनों का खर्चा बेटे के भेजे हुए पैसों से चलने लगा, लेकिन कुछ समय पूरे पैसे भेजने के बाद राजेश ने कम पैसे भेजना शुरू कर दिए। रमाकांत जी के कहने पर उसने खर्चा बढ़ जाने बहाना बना दिया, लेकिन कुछ समय बाद उसने रुपये भेजना ही बंद कर दिए। रमाकांत जी ने उससे बात की तो बोला, महंगाई बहुत बढ़ गई है, उसका खुद का खर्चा निकालना मुश्किल हो गया है, ऐसे में उन्हें पैसे भेजना संभव नहीं। खर्चा निकालने के लिए रमाकांत जी ने आसपास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। खाली समय में दोनों पति पत्नी कागज के लिफाफे बनाते और उससे जो आमदनी होती उससे उनका घर खर्च निकल जाता, लेकिन फिर भी उन्हें राजेश से कोई शिकायत नहीं थी। समय गुजर रहा था कि अचानक एक दिन दिल का दौरा पड़ने से रमाकांत जी ईश्वर को प्यारे हो गए। गांव वालों ने तुरंत बेटे को फोन करवाया। बेटा बहू आए और अंतिम संस्कार की पूरी विधि पूरी की। सुशीला जी की तो पूरी दुनिया ही हिल गई थी। वो जैसे जड़ हो गई थी। बहू छुट्टी न मिलने का बहाना कर 2 दिन में ही शहर वापस चली गई। राजेश ने भी जैसे तैसे 12 दिन पूरे किए और शहर जाने की बात करने लगा। सुशीला जी बिलख पड़ी, बेटा यहाँ अब मेरा है ही क्या? तेरे बाबूजी के जाने के बाद एकदम अकेली पड़ जाऊंगी। ये घर भी तो अपना नहीं है। ठाकुर साहब ने दया करके हमेशा रहने के लिए दे रखा है। अब तू और बहू ही मेरी दुनिया हो। तुम्हारे साथ ही बाकी जिंदगी बिता लेने दे। बेटा मुझे भी अपने साथ शहर ले चल। राजेश माँ को ले जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं क्या सोचकर बोला, ठीक है माँ, बांधो अपना सामान। माँ सामान बांधने में जुट गई। एक लोहे का बक्सा जिस पर लोहे का बड़ा ताला लटक रहा था, एक कपड़े की गठरी और एक रजाई, ये था माँ का सामान। 5 घंटे का सफर तय करके माँ बेटा दोनों शहर पहुंच गए। पति के साथ सास को आया देख नीता को जरा भी खुशी नहीं हुई, लेकिन राजेश ने उसे समझाया कि माँ का हमारे सिवा है ही कौन, यहाँ रहेंगी तो घर के कामों में हाथ बटा दिया करेंगी। नीता राजेश की बात से सहमत हो गई। वैसे भी उसे रसोई के कामों के लिए एक नौकरानी की जरूरत लग रही थी। आते ही माँ जी को उसने रसोई के कामों में लगा दिया। बेटा बहू ऑफिस चले जाते। उनके नाश्ते से लेकर लंच डिनर सब तैयार करने की जिम्मेदारी माँ जी की होती। इस उम्र में इतना सारा काम सुशीला जी के लिए काफी मुश्किल होता, लेकिन बेटा बहू की खुशी के लिए सब कर लेती। एक दिन नीता ने राजेश से पूछा, राजेश ये माँ जी के बक्से में क्या है? हमेशा ऐसे ताला लगा कर रखती हैं और चाबी हमेशा खुद के पल्लू में बांध कर रखती हैं। कौन सा खजाना छुपा रखा है तुम्हारी माँ ने इस बक्से में? पता नहीं, पिताजी के पास तो पैसे नहीं और मेरे दादाजी भी गरीब किसान ही थे। हाँ, मेरे नाना जी के पास काफी पैसा था और माँ को भी उन्होंने शादी में कुछ गहने और एक जोड़ी जड़ाऊ कंगन दिए थे, जिन्हें माँ कभी कभी त्योहारों पर पहना करती थी। शायद वही गहने और कंगन हो इस बक्से में। राजेश बोला, बस फिर क्या था? उसी दिन से नीता के मन में गहनों को पाने के लिए ललित हो उठा, लेकिन माँ जी थी कि एक पल के लिए भी चाबी खुद से अलग नहीं करती और बक्से का ताला भी हमेशा अकेले में ही खोलती। कई बार नीति ने माँ जी बक्से और गहने के बारे में पूछा भी, लेकिन वो हमेशा इस बात को टाल जाती।
गहनों के लिए नीता की लालसा बढ़ती ही जा रही थी। साथ ही सास के साथ उसका व्यवहार भी बद से बदतर होता जा रहा था। सर्दियां आ चुकी थीं। माँ जी को अस्थमा की शिकायत थी और सर्दियों में उनकी तकलीफ और भी बढ़ गई थी। वो पूरे दिन खांसती रहती। इस कारण बेटा बहू ने उन्हें बाहर नौकरों के कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। टूटी हुई खिड़कियों से आने वाली बर्फीली हवाओं का सामना करने के लिए उनके पास सिर्फ एक पुरानी रजाई थी, जिसे वो अपने साथ लाई थी। पूरे दिन उसी कमरे में पड़ी खांसती रहती। बेटा बहू को उनके पास आने की फुर्सत भी नहीं थी। नौकरों के हाथ सबके खाने के बाद बचा हुआ नाश्ता और खाना भेज दिया जाता, जिसे वो मजबूरीवश पानी के साथ खाती थीं। एक दो बार उन्होंने बहू से इस बारे में बात करने की कोशिश की तो वो उन पर भड़क उठी। बोली, इतना धन इस बक्से में छुपा रखा है और हर चीज हमसे मांगती रहती हो। अपना खजाना निकालिए और जो चाहे मंगवा लीजिए। हमारे पास तो एक फूटी कौड़ी नहीं है आपकी फजूल मांगों को पूरा करने के लिए। उस दिन के बाद सुशीला जी ने बहू से कुछ भी कहना बंद कर दिया। लेकिन उस रात सर्दी के कारण उनकी हड्डियां कांपने लगीं, तो उन्होंने बेटे को बुलाकर नई रजाई लाने को कहा। लेकिन उसने भी माँ को खर्च का बहाना करके टाल दिया। मौसम का पारा गिरता ही जा रहा था। सर्दियां कहर ढा रही थीं और सुशीला जी अपनी उस पुरानी रजाई में गठरी की तरह सिकुड़ के पड़ी रहती। खांसी के मारे उनका बुरा हाल था, लेकिन किसी के पास फुर्सत नहीं थी उन्हें संभालने की। हर दिन की तरह उस दिन पता नहीं क्यों माँ के कमरे से खांसने की आवाज नहीं आ रही थी। नौकर नाश्ता लेकर गया, लेकिन दौड़ता हुआ वापस लौटा। साहब साहब, माँ जी उठ नहीं रही, पूरा शरीर ठंडा पड़ा है, आप चलकर देखिए। बेटा बहू दौड़कर कमरे में पहुंचे। देखा तो माँ एकदम शांत हो चुकी थी। फटाफट डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने चेक किया। माँ संसार में नहीं थी। राजेश दुखी होता उससे पहले ही नहीं। उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, ज्यादा दुखी मत हो, उनकी उम्र हो गई थी। इतना कहकर उसने माँ जी के पल्लू से बंदी बक्से की चाबी निकाल ली। कम से कम माँ के 12 दिन तो पूरे हो जाने दो। वैसे भी अब सब कुछ हमारा ही तो है। तुम ठीक कहते हो, नीति ने हामी भरी। जैसे तैसे 12 दिन गुजर गए। घर आए सारे मेहमान जा चुके थे। माँ के पीछे के सारे कर्म कांड भी पूरे हो चुके थे। दोनों पति पत्नी माँ के कमरे में आए और राजेश ने चाबी से बक्से का ताला खोला। नीता का दिल गहनों को पाने के लिए बेसब्र हो रहा था। बक्सा खोलते ही पुराने कपड़ों के बीच लाल कपड़े में लिपटा एक डिब्बा दिखाई दिया। उसे देखकर दोनों पति पत्नी की आंखों में चमक आ गई। राजेश ने फौरन उस लाल कपड़े को हटाकर डिब्बा खोला। लेकिन ये क्या, डिब्बे में तो कुछ कागजों के सिवा कुछ भी नहीं था। निराश होकर उसने उन कागजों को देखना शुरू किया। गांव के सुनार की दुकान की रसीद थी, जिसमें कुछ गहने और उन जड़ाऊ को 5 लाख में बेचने का ब्यौरा दे रखा था। राजेश का मन गुस्से से भर उठा। माँ बाबूजी ने इतनी कीमती गहने बेच दिए, लेकिन वो पैसे कहाँ गए, सोचते हुए उसने बाकी कागजों को देखना शुरू किया। ये भी कुछ रसीदें थीं उसके इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस भरने की। सब कुछ मिलाकर 6 लाख फीस जमा करवाई गई। वो सोचने लगा, गहने तो 5 लाख में बिके, फिर ये 1 लाख रुपये और कहाँ से आए। तभी उसे एक और रसीद दिखाई दी, जिसमें एक मंगलसूत्र बेचने का ब्यौरा था 1 लाख में। राजेश का दिल जोरों से धड़कने लगा। माँ ने उसकी पढ़ाई के लिए अपना मंगलसूत्र तक बेच दिया था। उसका सर चकराने लगा, लेकिन नीता ने उसे पीछे हटाते हुए खुद बाकी का बक्सा देखने लगी। नीचे एक थैली में कुछ सामान रखा था, शायद इसमें कुछ मिल जाए। सोचकर उसने थैली को जांचना शुरू किया। सबसे पहले लोहे का एक डिब्बा उसके हाथ लगा, जिसे हिलाने पर कुछ भारी सी आवाज आ रही थी। खोलते ही उसमें से कुछ गोल मटोल चिकने पत्थर निकलकर जमीन पर बिखर गए। उसे याद आया, ये तो वही पत्थर थे जिसे राजेश बचपन में नदी के किनारे से चुनकर लाता और इसी लोहे के डिब्बे में जमा करता था, जिसे वो अपना खजाना कहकर दोस्तों को बड़ी शान से दिखाया करता। बचपन की सारी घटनाएं राजेश की आंखों के सामने घूमने लगीं। कैसे माँ बाबूजी उस पर अपनी जान छिड़कते थे। माँ हर पल उसे अपने सीने से लगाए उसकी हर जिद पूरी किया करती थी। बाबूजी उसे अपनी आंखों का तारा कहते। पूरे मोहल्ले में सबसे कीमती कपड़े और खिलौने उसके पास हुआ करते थे, जिन्हें लाने के लिए माँ बाबूजी न जाने कितने दिनों आधे पेट भोजन करते थे।
आंसुओं का एक सैलाब राजेश की आंखों में उमड़ रहा था। नीता के हाथ भी अब कांपने लगे थे। फिर भी हिम्मत करके उसने बाकी सामान निकालकर राजेश के सामने रखना शुरू किया। राजेश की पसंदीदा कारें, खिलौने, बंदूक, उसकी पसंद का वो पीला शर्ट, उसके हाथ के बनाए टेढ़े मेढ़े चित्रों से भरी कॉपी, उसके माँ और बाबूजी के कुछ पुरानी तस्वीरें और उसके बचपन से जुड़ी कई सारी छोटी मोटी चीजें। माँ ने सब कुछ ज्यों का त्यों संभाल कर रखा था। माँ का खजाना राजेश के सामने बिखरा पड़ा था। उसे लग रहा था उसका दिमाग की नसें फट जाएंगी। आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। एक एक करके बीते हुए सारे दृश्य उसके मन पटल पर घूमने लगे। वो माँ माँ कहकर उठा और वहीं माँ के बिस्तर पर लग गया। तभी टूटी हुई खिड़कियों से हवा का झोंका आया और न जाने कहां से माँ की फटी हुई साड़ी के पल्लू ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। माँ शायद आज भी उसे रोने नहीं देना चाहती थी। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।